और नमस्ते इंडिया में सबसे पहले बात करेंगे फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी की, जिनके घर पर फायरिंग हुई थी और इस मामले में कई बड़े अपडेट्स आए हैं। सबसे पहला अपडेट आपको बता दें कि 5 में से जो 4 आरोपी थे उनको पुलिस रिमांड पर लिया गया है। 4 दिन के रिमांड पर आरोपियों को भेजा गया है। अब इनसे पूछताछ यहाँ पर की जाएगी और जाना जाएगा कि आखिर ऐसा इन्होंने यहाँ पर क्यों किया। मुंबई की किला कोर्ट ने रिमांड पर इनको भेजा है। एक आरोपी अब भी पुलिस हिरासत में है। कल पुणे से 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। मुंबई के जुहू इलाके में रोहित शेट्टी का घर है, जहां पर ये फायरिंग होने की खबर सामने आई थी और उसके बाद तस्वीरें भी सामने आई थी, जिस तरह से दीवार पर और उनकी बैल्कनी के शीशे पर गोलियों के निशान देखे गए। 31 जनवरी की देर रात करीब 1 बजे ये फायरिंग की घटना यहाँ पर हुई थी। तस्वीरें आपके सामने हैं, जिससे पूरा घटनाक्रम आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि कैसे ये हमलावर वहां पर पहुंचता है, स्कूटी से यहाँ पर उसको पार्क करता है, जाकर फायरिंग करता है और उसके बाद इस इलाके में हलचल तेज होती है। तो ये आरोपियों की तस्वीर भी आप देखिए। अब एक सोशल मीडिया पर पोस्ट भी काफी वायरल हो रहा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से जो ये पोस्ट है ये डाला गया है, जिसमें इस हमले की जिम्मेदारी ली गई है। हालांकि पुलिस अब इस पर भी जांच कर रही है कि क्या इस फायरिंग के पीछे सचमुच लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है कि नहीं। पीछे एक और बड़ा अपडेट यहाँ पर आयुषी दे देते हैं। देखिए, रोहित शेट्टी फायरिंग का जो मामला है, इसमें ये भी जानकारी आ रही है कि मुंबई पुलिस ने आर्म्स एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया है। जो भी आरोपी इस मामले में पकड़े गए हैं उनके खिलाफ जांच के लिए क्राइम ब्रांच ने 12 लोगों की टीम यहां पर बनाई है और शुभम लोनकर नाम के गैंगस्टर ने इनकी मदद की थी। ये बात निकलकर सामने आ रही है। शुभम लोनकर की मदद से फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया। शुभम लोनकर ने वारदात की प्लानिंग की। शुभम ने आरोपियों की आर्थिक मदद भी की। और आपको ये भी बता दें कि शुभम लोनकर वही गैंगस्टर है जो बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में वांटेड चल रहा है। शुभम लोनकर की एजेंसियों को बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के बाद लास्ट लोकेशन नेपाल में मिली और उसके बाद उसका कोई सुराग नहीं है। लेकिन इस पूरे मामले में कैसे अब लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आ रहा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, इस मामले को लेकर जिम्मेदारी लेते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की गई है। रोहित फायरिंग केस में ये बहुत बड़ा अपडेट है, क्योंकि कल से सवाल यही था कि आखिर किसने यहाँ पर ये फायरिंग करवाई और क्यों इस घटना को यहाँ पर अंजाम दिया गया। बिल्कुल, और इस मामले में ताबिश लॉरेंस गैंग का नाम सामने आया है। अनमोल बिश्नोई नाम से एक ऑडियो काफी वायरल हो रहा है और ऑडियो में फायरिंग की जिम्मेदारी ली गई है। ऑडियो सुनवाते हैं आपको और क्या कुछ कहा गया है इस ऑडियो में। राम राम, जय बजरंगबली सभी भाइयों को। आज जो मुंबई में रोहित शेट्टी के घर पे फायरिंग हुई है, इसकी जिम्मेवारी मैं आरजू बिश्नोई, शुभम लोनकर, हैरी बॉक्सर, हरमन संधू लेते हैं। हमने इसको बहुत बार मैसेज लगाया कि हमारे काम में दखल ना दे, इसको समझ नहीं आया। इसको छोटा सा ट्रेलर दिखाया है। अगर आगे से किसी ने भी हमारी बात नहीं मानी तो घर के बाहर नहीं, घर के अंदर गोलियां चलेगी। आगे से पूरे बॉलीवुड को चेतावनी है कि टाइम रहते सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारा हाल बाबा सिद्दीकी से भी बुरा करेंगे और जो भी हमारे दुश्मनों को सपोर्ट करते हैं उनको मिट्टी में मिला देंगे। जय बजरंगबली। तो सुना आपने ये आरजू बिश्नोई का धमकी भरा मैसेज। हालांकि एनडीटीवी इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। हमारे साथ अभिषेक जुड़े हुए हैं। अभिषेक, ये बातचीत, ये बयान हमने सुना, जो ऑडियो संदेश आरजू ने यहाँ पर दिया, जिसमें वो हमारे काम में दखल देने की बात यहाँ पर कर रहा है। किस काम की बात यहाँ पर कर रहा है? कोई ऐसा मसला हुआ था क्या रोहित शेट्टी के साथ जिसका जिक्र यहाँ पर ये आरजू बिश्नोई कर रहा है? देखिए, पहली बात तो जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है, मुंबई पुलिस का है, पुणे पुलिस का है, इस बारे में पूरी इन्वेस्टिगेशन करी है और कहीं ना कहीं एक चीज़ पर ध्यान देना होगा कि इससे पहले कभी किसी प्रकार की कंप्लेन या इस तरीके की घटना हो सकती है, इसका डर है, इस तरीके की कोई भी कंप्लेन रोहित शेट्टी ने नहीं दी थी। तो ऐसे में क्या वो मामला है, किस वजह से इस तरीके की चीज़ें हुई है, क्या पहले इनको अंदेशा था, ये सब चीज़ों पर अभी फ़िलहाल जांच चल रही है। और साथ ही साथ कल हमने देखा किस तरीके से तार जोड़ते हुए मुंबई पुलिस पूना पहुंचती है और 4 लोगों को गिरफ्तार करती है। कहीं ना कहीं शुभम लोनकर, जो लॉरेंस बिश्नोई का वांटेड क्रिमिनल माना जा रहा है, हमने पहले भी देखा उसने किस तरीके से फंडिंग की थी पिछले क्राइम्स में और इसमें भी उसका नाम सामने आ रहा है। 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, उनसे पूछताछ की जाएगी और कहीं ना कहीं वो जो 4 लोग हैं जिन्होंने मोटरसाइकिल कहे या तमाम चीज़ें जो एक तरीके से सहयोग दिया था, जिसके चलते ये फायरिंग हो पाई, और उसको लेकर के मुंबई पुलिस लगातार अभी 4 दिन की पुलिस कस्टडी मिली है और तमाम चीज़ें और क्लियर होंगी। लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक आपको बता दें, बाबा सिद्दीकी हो, सलमान खान के घर के बाहर हो, अब रोहित शेट्टी, कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस सबक सीखती हुई नज़र नहीं आ रही है। और शुभम लोनकर जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, वांटेड क्रिमिनल है,
सलमान खान के टाइम से और कहाँ बाबा सिद्दीकी के टाइम से वो अभी तक फरार है। तो कहीं ना कहीं वो उसका आउट ऑफ इंडिया बताया जा रहा है, लेकिन कहाँ है, कब मिलेगा। और बिल्कुल अभिषेक, ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर है, क्योंकि ये शुभम लोनकर का जो नाम यहाँ पर सामने आ रहा है। आप सोचिए, बाबा सिद्दीकी वाला मामला यहाँ पर हुआ था आयशी, और उसके बाद से कई सवाल उठे थे, और वैसी यहाँ पर घटना की जाती है, गोलियां चलाई जाती हैं सरेआम और धमकी दी जाती है, और वो व्यक्ति दे रहा है जिसको पुलिस यहाँ पर तलाश रही काफी वक्त से। बिल्कुल, और पुलिस पर भी अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार क्यों लोनकर को पुलिस ढूंढ नहीं पा रही है। चलिए, इसी केस से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। एक आरोपी का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, और इस सीसीटीवी वीडियो में स्कूटी चलाता आरोपी दिख रहा है, और पुलिस ने जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी अब जारी किया है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं कैसे ये जो आरोपी है स्कूटी से यहाँ पर पहुंचता है, उसके बाद इस घटना को अंजाम देता है। ये देखिए आप, ये स्कूटर लेकर यहाँ पर आता है और इस स्कूटर को किनारे लगाकर यहाँ से इस घटना को अंजाम देने के लिए ये आगे बढ़ता है। और ये जो स्कूटर का इस्तेमाल है और इस घटना को जो इस्तेमाल यहाँ पर जिस तरह से अंजाम दिया गया है, उसमें मदद जो कराई गई है वो शुभम लोनकर की तरफ से कराई गई। ये बातें यहाँ पर निकल कर सामने आ रही हैं। ये पांचों आरोपी शेट्टी टावर यानी डायरेक्ट रोहित शेट्टी के घर हुई फायरिंग मामले के हैं। बीती रात इन आरोपियों को मुंबई के कला कोर्ट में पेश किया गया, जहां मामले की जांच कर रही क्राइम ब्रांच ने इनकी रिमांड मांगी। कोर्ट ने इन आरोपियों को 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। अब इनसे पूछताछ में इस गोलीकांड पर बड़े खुलासे हो सकते हैं। इन पर आरोप है कि शनिवार और रविवार की दरमियानी रात को मुंबई के जुहू स्थित शेट्टी टावर यानी डायरेक्ट रोहित शेट्टी के घर फायरिंग की साजिश रची। इस दौरान 5 राउंड गोली चलाई गई। दहशत के लिए निशान घर की दीवार और बालकनी में देखे गए। फायरिंग के बाद से मुंबई पुलिस पूरी तरह अलर्ट हो गई। सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल तेज हो गई और जल्द ही पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। इस मामले का एक सीसीटीवी फुटेज भी आया है, जिसमें आरोपी स्कूटी चलाता हुआ दिख रहा है। क्राइम ब्रांच इसमें गैंगस्टर लिंक के एंगल की भी जांच कर रही है। वहीं आरोपियों के पुलिस रिमांड में लिए जाने के बाद उम्मीद है कि जल्द ही इस गोलीकांड से कोई बड़ा पर्दा उठेगा। अब देखिए, इस पूरे मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी बयान दिया है। उनका कहना है कि जो भी आरोपी हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया है उन्हें सबक सिखाया जाएगा। अभी तक जो जानकारी है उसमें इस प्रकार की दीवार पर कुछ गोलियां चलाई गई। जिस स्कूटी से वो भागा वो स्कूटी मिली है, उसका मालिक पता चला है, मालिक ने किसी को बेचा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ये ऐसे लोग पकड़े जाएंगे, वो कोई बड़े लोग नहीं है। ये ठीक से इनको मतलब जिस प्रकार से इनको सबक सिखाना सिखा देंगे। तो देखा आपने, रोहित शेट्टी के मामले में तो जांच यहां पर हो रही है, वहां पर जो आरोपी है उनको पकड़ा भी गया। अब एक और खबर आपको बताते हैं, विदेश से खबर आ रही है। नाइजीरिया देश में वायुसेना अड्डे पर हमला होने की खबर है, और हमला किसने किया है? ISIS का नाम इस हमले में यहां पर सामने आ रहा है। इस्लामिक स्टेट एक बार फिर से सक्रिय यहां पर नजर आ रहा है, और यहां पर जो हमला हुआ उसमें इस्लामिक स्टेट पर हमले का आरोप लग रहा है। ये जरा तस्वीरें एक बार आप ध्यान से देखिए, किस तरह से ये हमला यहां पर किया गया। वायुसेना का अड्डा था यहां पर, जिस पर हड़कंप यहां पर मच गया जैसे ये धमाके की आवाजें यहां पर सुनी गई। विमान यहां पर खड़े हुए थे, और इस बीच हमले के बाद अफरा तफरी का माहौल वहां पर पैदा हो गया। इस हमले से हेलीकॉप्टर हैंगर में आग लगी, और हमले में 4 सैनिकों के घायल होने की खबर यहां से आई है। कई विमान जो यहां पर खड़े हुए थे वो क्षतिग्रस्त हुए हैं, और हमले में यात्री विमान भी क्षतिग्रस्त होने की जानकारी यहां पर आ रही है। नाइजर में यह हमला हुआ है, माफ कीजिएगा, नाइजर में देश में इस हमले को अंजाम दिया गया है, और ISIS ने इस हमले को अंजाम यहां पर दिया है। ये बात यहां पर निकल कर आ रही है। इस्लामिक स्टेट पर इस हमले को करने का आरोप लग रहा है। इस्लामिक स्टेट को खत्म करने को लेकर किस तरह से बीते वक्त में कार्रवाइयां की गई थी आप सब जानते हैं। एक बड़े खतरे के तौर पर इस संगठन को दुनिया ने देखा था, और अब एक बार फिर से इसके सक्रिय होने की खबर यहां पर आ रही है, जहां पर नाइजर में इस हमले को अंजाम दिया गया है।
और अब खेल से जुड़ी हुई आपको एक बड़ी खबर बता देते हैं। भारत से मैच नहीं खेलेगी पाकिस्तानी टीम, ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। आईसीसी T20 विश्व कप को लेकर पाकिस्तान ने ये बड़ा फैसला लिया है। जो आने वाला मुकाबला होना है भारत वर्सेस पाकिस्तान का, उसमें पाकिस्तान नहीं खेलेगा। 15 फरवरी को ये दोनों के बीच में मैच होने वाला था और अब ये जानकारी मिल रही है कि 15 फरवरी को होने वाले मैच में पाकिस्तानी टीम नहीं खेलेगी। आईसीसी ने पाक टीम के फैसले को खेल की भावना के विरुद्ध बताया है। आज आईसीसी इसे लेकर अहम बैठक भी करेगी। आईसीसी ने कहा कि पीसीबी की प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। तो पहले बांग्लादेश और अब पाकिस्तान जिन्होंने ये फैसला किया है कि वो भारत के साथ मैच नहीं खेलेगा। वैसे आयुषी कहते रहे हैं ये कई बार इस तरह की बातें, अब देखिए क्या वाकई में नहीं खेलते हैं, क्योंकि बांग्लादेश के एक्शन के बाद से बड़ा दबाव महसूस कर रहे थे पाकिस्तानी के वो भी यहाँ पर कुछ करें। विमल हमारे साथ हैं। विमल, पहले ये खबर थी कि वर्ल्ड कप ही नहीं खेलने आएंगे, अब ये कह रहे हैं कि भारत के साथ हम नहीं खेलेंगे। जरा बताइए क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो मुझे ओवरऑल कहूं तो जिसको पैतरेबाजी कहते हैं वो पैतरेबाजी कर रहा है, क्योंकि ये देखिए खबर जो है पीसीबी ने नहीं दी है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से आई है और पीसीबी आईसीसी भी जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ऑफिशियली इसका इंतजार कर रहा है। एक बड़ी बात यह है कि कुछ दिनों पहले 26 जनवरी के दिन पाकिस्तान के जो पीसीबी के जो मुखिया है वो जाकर पीएम से मिले थे और उन्होंने कहा था कि पिछले पाकिस्तान के पीएम से मिले थे और पिछले 26 शुक्रवार या आज जो सोमवार है उस दिन उनको ऐलान करना था कि उनका क्या पार्टिसिपेशन, उनका क्या रोल रहेगा। लेकिन इन सब को लेकर मुझे लगता है आईसीसी पहले से, क्योंकि ऐसा नहीं कि कोई खबर छिपी हुई है, आईसीसी पहले ही से उनके पास बैकअप प्लान भी होगा। अब वो फाइनल स्टेज में कर रहे हैं और जिस तरह से पाकिस्तान की पहुंचेंगे, जैसे आपने कहा था कि कई बार वहां के फैसले बदलते हैं। कल गावस्कर कह रहे थे कि कई बार खिलाड़ी वहां कहते हैं कि हम रिटायर हो गए और फिर कहते हैं कि हमारे फैंस ने बोला था तो वापस आ गए। मुझे लगता है कि आईसीसी ये इसके लिए एक बैकअप प्लान तैयार कर चुका है और स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि इससे कई सारे स्टेक होल्डर्स हैं, ब्रॉडकास्टर्स हैं, फैंस हैं, जो वहां के लोग जुड़े हुए हैं वो सब हैं, अधिकारी हैं, क्रिकेटर्स हैं। दूसरी जो टीम तैयार अगर करनी होगी उनको हटाने के बाद, जैसे बांग्लादेश का एक ऑप्शन चलता है, वो हालांकि सोशल मीडिया की खबर होती है, तो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं इसमें जुड़े हुए और पाकिस्तान ने उम्मीद की जा रही थी कि कुछ ना कुछ पैतरेबाजी करेगा। अब ये आया है, एक नया आया है, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो पाकिस्तान का क्रिकेट 10-20 साल और पीछे चला जाएगा, क्योंकि स्ट्रिक्ट एक्शन जरूर होगा। जी चलिए, बिल्कुल विमल, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए इस पूरी खबर पर। तो देखिए, अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो मैदान में पिटने से बचने के लिए पाकिस्तान ने एक नया फॉर्मूला निकाला है और वो फॉर्मूला मैदान छोड़ने का है। और मन मारकर पाकिस्तान ने T20 विश्व कप में खेलने का मन तो बना लिया, लेकिन उसने भारत का मुकाबला करने से इनकार कर दिया। वैसे खेल भी लेते तो आयुषी कितना वो चुनौती दे पाते, क्योंकि उनके रिकॉर्ड तो कुछ इस तरह के हैं कि टिक नहीं पाते हैं भारत के सामने। और इस टूर्नामेंट में भी शायद ये अंदेशा उनको हो, ताकि इस वजह से ये फैसला यहाँ पर लेना पड़ा हो उनको। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इस पर। आईसीसी टूर्नामेंट में पाकिस्तान में अब वो हिम्मत नहीं बची है कि वो भारतीय टीम की मार सह सके। 2 दिन पहले खत्म हुई T20 सीरीज में जिस तरह से न्यूजीलैंड की पिटाई हुई है, उसका खौफ शायद पाकिस्तान के मन में बैठ गया है। तभी तो पाकिस्तान ने भारत के साथ मैच ना खेलने का फैसला किया है। 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होना है, लेकिन पाकिस्तान का कहना है कि वो मैदान में उतरेगा ही नहीं। पाकिस्तान की ओर से ये बात सामने आते ही आईसीसी ने अब इस मामले में आज बैठक बुलाई है। अपने बयान में आईसीसी ने कहा है कि T20 विश्व कप 2026 में पाकिस्तान की चुनिंदा भागीदारी खेल भावना को ठेस पहुंचाती है। फिलहाल आईसीसी ने कहा है कि वो पीसीबी की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। आईसीसी ने कहा है कि पीसीबी इस फैसले के होने वाले प्रभावों पर विचार करे और टूर्नामेंट के सफल संचालन को सुनिश्चित करे। अब देखिए, पाकिस्तान खेलने आती है नहीं आती है, भारत से खेलती है नहीं खेलती है, तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक्सपर्ट इसको कैसे देख रहा है जी, ये भी जरा देख लेते हैं। मदन लाल ने इस पर प्रतिक्रिया दी है, वो जरा आप देखिए। अगर आपने 26 का वर्ल्ड कप खेलना है और आप इंडिया के साथ फाइनल मैच नहीं खेलना, तो आप पूरा वर्ल्ड कप मत खेलिए। आप क्यों किसी का वर्ल्ड कप स्पॉइल कर रहे हैं? आपने अगर बांग्लादेश के साथ खड़े रहना, जरूर खड़े रहिए। इसमें हमें कोई दुख की बात नहीं है कि हमें कोई ऐसा बात नहीं है हमारे लिए। बट ये जो भी कर रहा पाकिस्तान और बांग्लादेश, आप आने वाले समय में देखना 2-3 सालों में इन क्रिकेट का कितना डैमेज हो जाता है।
तो देखिए, पाकिस्तान के इस डर की हर वजह हम आप तक पहुंचाएंगे और आज क्या होने वाला है इसमें वो भी बताएंगे। तो इसी पर एनडीटीवी के स्पोर्ट्स एडिटर विमल मोहन की वरिष्ठ खेल पत्रकार और एनडीटीवी के कंसल्टिंग एडिटर बोरिया मजूमदार से खास बातचीत को आप देखिए। तो पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में जाने का फैसला किया, लेकिन भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बोरिया मजूमदार मौजूद है। बोरिया, सबसे ये बहुत ही भयानक खबर, बड़ी खबर क्रिकेट की दुनिया के लिए, और शुरुआत से ही लग रहा था कि पाकिस्तान कोई ना कोई पैंतरेबाजी करेगा। 100% विमल, आप और मैं इसके बारे में चर्चा भी कर रहे थे कि इसके बाद क्या हो सकता है। और अगर आप देख ले, उन्होंने कहा है कि हम वर्ल्ड कप खेलेंगे बट इंडिया वाला मैच नहीं खेलेंगे। वर्ल्ड कप किसका वर्ल्ड कप है? भारत का ही है। होस्ट कौन है? इंडिया ही है। तो श्रीलंका खेलने के लिए आ रहे हो, किसका वर्ल्ड कप में खेलने के लिए आ रहे हो? इंडिया का ही वर्ल्ड कप खेलने के लिए आ रहे हो, तो इंडिया मैच क्यों नहीं खेल रहे हो? अगर वर्ल्ड कप जो बीसीसीआई होस्ट है वही वर्ल्ड कप खेलने के लिए आ रहे हो, आज अंडर 19 वर्ल्ड कप जिम्बाब्वे में खेल के दोबारा हार चुके हो, तो इंडिया वाला मैच क्यों नहीं खेल रहे हो? क्लियरली आप वर्ल्ड कप को सैबोटाज करते हो। इसका रिपरकशन क्या हो सकता है? 4 रिपरकशन हो सकता है। 1, आईसीसी में आप सस्पेंड हो सकते हो। 2, आपका पीएसएल डिस्ट्रॉयड हो जाएगा क्योंकि एनओसीज नहीं मिलेंगे। 3, बायलैटरल क्रिकेट अभी बॉयकॉट हो जाएगा। 4, आप आईसीसी में वोट में हार जाओगे। आपका एक ही फॉल बैक है। क्या फॉल बैक है? आप बोलोगे ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का डिसीजन है, हम पीसीबी, हम क्या कर सकते हैं, हम तो लाचार है। बट एवरीबडी विल सी थ्रू दैट। एक पॉलिटिकल इंटरवेंशन का बात आ जाएगा कि गवर्नमेंट पूरा क्रिकेट चला रहा है। श्रीलंका में कोई पॉलिटिकल अशांति तो है नहीं, इंस्टेबिलिटी नहीं है, सुनामी नहीं है, टेररिज्म नहीं है, कुछ भी नहीं है। सो जब आईसीसी बोर्ड का फैसला हुआ था कि आप न्यूट्रल ग्राउंड में खेलोगे, हाइब्रिड मॉडल में, जो पाकिस्तान बोर्ड ने मान के उसमें साइन किया था, तो उससे क्या चेंज हुआ है? कुछ भी नहीं। तो अभी आप ये क्यों कह रहे हो? सो मुझे लगता है बांग्लादेश इलेक्शन है 12 फरवरी को। ये बांग्लादेश का रेडिकल फंडामेंटलिस्ट सेक्शन के साथ जुड़ने के लिए, भारत का ईस्टर्न बॉर्डर में इंस्टेबिलिटी पैदा करने के लिए ये डिसीजन लिया गया है टू सैक्रिफाइस पाकिस्तान की बदमाशी। और बोरिया को पाकिस्तान की बदमाशी इसलिए भी कहेंगे क्योंकि आपने वोटिंग में हिस्सा लिया, आपने बांग्लादेश को उकसाया, वोटिंग में हिस्सा लिया, और आप या तो शुरू में ही कोई प्रोसेस में नहीं आते, आप प्रोसेस में आए और उसके बाद जब हार गए तो आप ये फॉल बैक कर रहे हो कि नहीं हम खेलेंगे नहीं, गवर्नमेंट ने नहीं किया। आपको लगता है कि, मैं अतुल वासन से भी बात कर रहा था, उन्होंने कहा इसे लात मार के इस टीम को बाहर निकाल देना चाहिए। विमल, 2 बातें। आप वोट में जो हिस्सा लिए थे उसमें सारे कंट्रीज वोट आपके खिलाफ दिए हो, तो आप बाकी लोगों के साथ क्यों खेल रहे हो? क्यों खेल रहे हो? आप तो श्रीलंका के साथ खेलोगे, आप श्रीलंका जा रहे हो, आप बाकी वर्ल्ड कप मैचेस खेलोगे, वो सारे लोग आपके खिलाफ वोट दिया है। वो सारे लोग आपका जो वो बांग्लादेश वाला मसला था आपके खिलाफ है, तो आप भारत वाला मैच क्यों नहीं खेल रहे हो? आप आईसीसी को सबक सिखाने का कोशिश कर रहे हो, यही बात है ना। आप ब्रॉडकास्टर को नुकसान पहुंचाने का कोशिश कर रहे हो, आप बीसीसीआई को नुकसान पहुंचाने का कोशिश कर रहे हो। इसमें फायदा किसका होगा? इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हमारे पास इतना पैसा है, भारतीय क्रिकेट में इतना पैसा है, आईपीएल से $6.5 बिलियन आता है। तो ये आईसीसी वर्ल्ड कप पूरा सिस्टम भी है, पूरा सिस्टम भी है, हाँ, पूरा सिस्टम भी है हमारे। बीसीसीआई को इस मामले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आईसीसी को पड़ेगा, बाकी देशों को पड़ेगा। के हापुड़ से मामला यहाँ पर सामने आया है, जहां पर ब्रिज घाट से एक चौंकाने वाली घटना हुई है। यहाँ पर कुछ लोगों ने एक नाविक के साथ मारपीट की है। बिल्कुल, और जब पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे तो उनके साथ भी हाथापाई की। पूरी घटना का जो वीडियो है अब सोशल मीडिया पर वायरल है। गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र की तीर्थ नगरी ब्रज घाट का ये वीडियो देखिए। एक नाविक से 7 मारपीट के मामले को शांत कराना पुलिस वाले को ही महंगा पड़ गया, और देखते ही देखते भीड़ पुलिसकर्मी पर टूट पड़ी। दरअसल पूरा मामला एक नाविक के साथ मारपीट से जुड़ा हुआ है। एक शख्स ब्रज घाट पर नाव चलाता है। स्नान के लिए आए कुछ श्रद्धालुओं की नाव बुकिंग को लेकर उसका विवाद हो गया। आरोप है कि श्रद्धालुओं के साथ आए कुछ युवकों ने सरेआम नाविक की पिटाई कर दी। घटना की सूचना मिलते ही ब्रजघाट चौकी से एक पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचा, लेकिन हालात इतने बिगड़े हुए थे कि आरोपियों ने पुलिसकर्मी के साथ भी हाथापाई शुरू कर दी। स्थिति बिगड़ती देख अतिरिक्त पुलिस बल को मौके पर बुलाना पड़ा, तब जाकर कहीं हालात पर काबू पाया जा सका। इस मामले में पुलिस ने महिलाओं समेत कुल 7 श्रद्धालुओं को हिरासत में लिया है।
अब देखिए, इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन एक बड़ी खबर आपको कश्मीर से बता दें। कश्मीर से बड़ी खबर ये आ रही है कि यहाँ पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और रिक्टर स्केल पर अगर तीव्रता की बात की जाए तो 4.6 तीव्रता दर्ज की गई है। आज तड़के भूकंप के झटके महसूस हुए। हालांकि राहत की बात यह है कि किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। भूकंप के बाद घबराकर लोग अपने घरों से बाहर निकल गए और जब भूकंप के झटके महसूस किए गए उस दौरान की तस्वीरें भी अब सामने आई हैं। आप देखिए, घर का सामान हिलता हुआ नजर आया। हालांकि तीव्रता इतनी ज्यादा नहीं थी जिसके चलते बड़ा नुकसान होने से बच गया। तो ये तस्वीरें भी है भूकंप की। तड़के जो है भूकंप का जो झटके हैं वो महसूस किए गए। अभी देखना होगा यहाँ पर आयुषी की कितना नुकसान इस भूकंप की वजह से हुआ होगा, उस पर भी अपडेट यहाँ पर देंगे। फिलहाल एक और महत्वपूर्ण खबर आप छत्तीसगढ़ से देखिए, जहाँ पर जो दो गुट हैं वो आपस में इस कदर भिड़ गए कि स्थिति तनावपूर्ण हो गई। गरियाबंद से बड़ा अपडेट यहाँ पर आया। यहाँ पर राजिम के दुधकैया गांव में हिंसा हुई है और दो संप्रदायों के बीच काफी हिंसक झड़प यहाँ पर हुई है। तोड़फोड़ की गई, कई गाड़ियों में आग यहाँ पर लगाई गई है और इसके बाद मुख्य जो आरोपी था इस मामले में आरिफ, उसके साथ 3 की गिरफ्तारी यहाँ पर हुई है और स्थिति बिगड़ने के बाद भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया। ये तस्वीरें जरा आप देखिए किस तरह से यहाँ पर हालात तनावपूर्ण हो गए। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आमने सामने नजर आए और उसके बाद स्थिति ऐसी हो गई कि आगजनी जैसी घटनाएं यहाँ पर देखने को मिली कई जगह पर और उसके बाद फिर पुलिस हरकत में आई और एक्शन यहाँ पर लिया गया है। लेकिन ये जो लोग यहाँ पर गिरफ्तार किए गए हैं, ये आपको बता दें इनका आपराधिक बैकग्राउंड भी है। जमानत पर बाहर आए थे और आरोप है कि उसके बाद आकर फिर से ये उन लोगों पर दबाव बना रहे थे कि मुकदमे को कमजोर करने की कोशिश एक तरह से इनकी तरफ से की जा रही थी और उसके बाद स्थिति यहाँ पर ऐसी हो गई कि आमने सामने दो गुट आ गए और हिंसक झड़प का रूप इस झड़प ने ले लिया। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के दुधकैया गांव में देर शाम इतना हंगामा हो गया कि पुलिस को लाठियों के साथ मोर्चा संभालना पड़ा। जो वीडियो सामने आया है उसमें पुलिस लाठी लेकर भीड़ के पीछे भागती दिखी और लोगों को घरों में रहने का निर्देश देती हुई दिखाई दी। लेकिन आखिर गरियाबंद के दुधकैया गांव में ऐसा क्या हुआ जो पुलिस को यह कदम उठाना पड़ा? दरअसल इस गांव में एक संप्रदाय के आपराधिक तत्वों ने दूसरे संप्रदाय के लोगों से मारपीट की। खबर सुनते ही दूसरे गुट के लोगों ने मारपीट करने वाले लोगों के घरों पर हमला कर दिया। कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया और गाड़ियों को भी फूंक दिया गया। हिंसक झड़प की खबर सुनते ही गरियाबंद एसपी मौके पर पहुंच गए और कुछ ही देर बाद आईजी भी आ गए। पुलिस बल के पहुंचते ही गरियाबंद में कर्फ्यू जैसे हालात हो गए। फिलहाल पुलिस इलाके में उपद्रव करने वालों की तलाश कर रही है। राजिम में 3 FIR हुआ है और उसके बाद ग्रामीणों के द्वारा आक्रोशित होकर गांव में उसमें घरों का उनका घेराव किए और घेराव करके उनके घरों में आगजनी किए और 3 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं और अभी स्थिति सामान्य है। तो घटना कुछ इस तरह की थी आयुषी के, स्थिति बहुत तनावपूर्ण यहाँ पर लग रही थी। हालांकि पुलिस यहाँ पर तैनात है तो देखना होगा कैसे हालात हैं। हमारे सहयोगी जुल्फिकार जुड़ रहे हैं हमारे साथ। बिल्कुल जुल्फिकार, क्यों ये विवाद हुआ था, क्या जानकारी मिल पाई है और अभी फिलहाल हालात क्या है ग्राउंड पर? विवाद के कारण की बात करें तो 1 साल पहले चलते हैं। घटना हुई थी कि एक मंदिर में तोड़ की गई थी। उसके जो आरोपी थे 1 साल से जेल में बंद थे, जमानत से बाहर आए और उनके ऊपर ये आरोप लगा कि जिन्होंने गवाही देना चाह रहे थे दी थी उनके साथ उन्होंने मारपीट की और कल ही सुबह की घटना हुई थी और लड़ाई हुई उनके बीच में, मतलब 2 समुदायों के बीच में ये पूरा मामला हो गया। और फिर शाम को जो है एक समुदाय विशेष के जो लोग थे उनके घरों पर आग लगा दी। जो आरोपी है एक समुदाय विशेष से है, आरिफ नाम है और उसकी गिरफ्तारी पुलिस ने की है। उसके साथ 3 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। तो ये पूरा जो घटनाक्रम है वो 1 साल पहले से जुड़ा हुआ है और कल की घटना बेहद भयावह रही क्योंकि जितने भी गांव में एक समुदाय के लोग थे, ये कहा जा रहा है कि उनके सभी के घरों को जला दिया गया। महिलाएं अंदर थी। जब पुलिस वहां पर पहुंची तो महिलाओं को बचाया गया और वहां से शिफ्ट कराया गया। बच्चे भी वहां पर मौजूद थे, उन्हें भी कुछ चोटें आई हैं। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस ने
जो है आगे की कार्रवाई करने की बात कही है कि जो जिन्होंने घरों में आग लगाई है और उनकी पहचान की जाएगी, उनका पता लगाया जाएगा कि कौन लोग हैं जिसने पूरे भड़काया है, दंगे जैसे हालात बने। हालांकि बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात हुआ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जुल्फिकार। तो अब देखिए पुलिस यहाँ पर हरकत में है ऐसी और कोशिश की जा रही है कि स्थिति यहाँ पर शांतिपूर्ण रहे और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई की जाए। लेकिन झड़प की कोई इकलौती वारदात नहीं थी। इसके अलावा एक और मामला हम आपको बताते हैं। रुड़की से खबर सामने आई। रुड़की में भगवानपुर जगह है जहाँ पर झड़प हो गई, इसकी खबर निकल कर आई और शोभा यात्रा यहाँ पर निकल रही थी। उसके दौरान ये स्थिति यहाँ पर तनावपूर्ण हुई है। आप देखिए यहाँ पर दो गुट जो है वो भिड़ गए शोभा यात्रा के दौरान और इसके बाद विवाद इतना बढ़ा कि यहाँ पर पथराव हो गई और फायरिंग तक की नौबत यहाँ पर आ गई। फायरिंग में 2 लोगों की जान चली गई है और 2 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ये तस्वीरें जरा आप देखिए किस तरह से ये विवाद यहाँ पर बढ़ा। 2 गुट आमने सामने आ गए और बात होते होते गहमा गहमी इतनी बढ़ गई कि यहाँ पर पहले हाथापाई हुई, उसके बाद फिर मारपीट होना शुरू हो गई और स्थिति यहाँ पर तनावपूर्ण बन गई। इसके बाद ये बताया जा रहा है कि इस विवाद में यहाँ पर पथराव भी हुआ है और फायरिंग भी यहाँ पर हुई है। ये देखिए आप तस्वीरें कैसे एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हुए ये लोग यहाँ पर नजर आए हैं, छतों पर जमा हो गए और ये देखिए आप कैसे नीचे की तरफ पत्थर यहाँ पर फेंक रहे हैं। और ये सब तब हो रहा था जब यहाँ पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और शोभा यात्रा के दौरान यहाँ पर ऐसे हालात पैदा हुए। द्वारा जब मौके पर पहुंच के देखा गया एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, तो अन्य घायल व्यक्तियों को पुलिस ने प्राथमिक उपचार के लिए निकटवर्ती हॉस्पिटल में भेजा था। दोनों ही पक्षों से तहरीर लेकर पुलिस आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कर रही है। इसमें जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी वो की जाएगी। इसमें जो भी लोग इस पूरे प्रकरण में सम्मिलित हैं उनको पुलिस के द्वारा जल्दी ही कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। और अभी फिलहाल क्या स्थिति है मौके पर, ये जानने के लिए किशोर रावत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। किशोर, क्या स्थिति है मौके पर और क्यों ये विवाद हुआ था, क्यों ये विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट हुई, 2 लोगों की जान चली गई, कई घायल हो गए? देखिए, अभी की स्थिति बात करें तो फिलहाल पुलिस बल वहां पर भारी मात्रा में तैनात है और दोनों पक्षों से जो मुकदमे की तहरीर ले ली गई है। चूंकि एक शोभा यात्रा निकल रही थी, उस शोभा यात्रा में पहले कुछ विवाद हुआ, आपसी झगड़ा हुआ, उसके बाद ईंटें चली, पत्थर चले और मामला इतना बढ़ गया और मारपीट इतनी बढ़ गई कि फायरिंग हो गई। इसमें कई लोग घायल हुए और 2 लोगों की मौत की खबर आई है। इसमें पुलिस ने फिलहाल जो तमाम जो आरोपी है जो जिनके शिकायत दर्ज की गई थी, जिनके नाम दिए थे, उनको गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा पुलिस जो वीडियो और सीसीटीवी, इसके अलावा अन्य जो लोगों ने वीडियो बनाए थे उनकी जांच के आधार पर आरोपियों को तलाश कर रही है, उनको पकड़ रही है। लेकिन जिस तरीके से मामला भगवानपुर थाना क्षेत्र में आया था, वहां पर मामला तनावपूर्ण है लेकिन नियंत्रण में है। हालांकि वहां पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात कर दिया गया और फिलहाल इसमें 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। जी, क्या कोई पुराना विवाद था क्या इन लोगों के बीच में? क्यों आखिर एकदम से ऐसे हालात यहाँ पर बन गए? देखिए, जो जानकारी मिल रही है, हालांकि अभी पुष्ट नहीं है, लेकिन इसमें ये कहा जा रहा है कि जब ये शोभा यात्रा निकल रही थी, जिस जगह से निकली, तो 2 लोगों जो 2 आपस में लोग हैं, उनके पहले से ही कुछ झगड़े चल रहे थे और जैसे ही वो शोभा यात्रा उनके पास घर के सामने से निकलती है तो मामला विवाद में होता है। पहले बहस होती है, उसके बाद पत्थर और लाठी चलती है। बिल्कुल, जिस तरह की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं किशोर, उसको लेकर जाहिर तौर पर किसी के भी मन में यहाँ पर सवाल आएंगे कि आखिर क्यों यहाँ पर कोई पत्थरबाजी इस तरह से शुरू कर देंगे, छतों से आप पत्थर यहाँ पर फेंक रहे हैं। बहरहाल अब जांच होगी आगे तो और चीजें स्पष्ट होंगी। बहुत शुक्रिया किशोर आपका इस सब जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं आशी। बिल्कुल, और ताबिश अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जो इस वक्त सुर्खियां बनी हुई है। उत्तराखंड के कोटद्वार की एक दुकान के नाम पर जब आस्था और पहचान का तड़का लगा तो पूरा इलाका जो है वो उबलने लगा और ये मामला कई दिनों से चला आ रहा है। आप देखिए यहाँ पर नाराजगी पहले इसको लेकर जताई गई थी, उसके बाद हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता सड़कों पर इस मामले को लेकर उतर आए और धार्मिक भावनाओं के नाम पर उपद्रव यहां पर होने लगा। ये रिपोर्ट देखिए आप। कोटद्वार में कपड़े की दुकान के नाम पर शुरू हुआ बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। बजरंग दल और व्यापारियों के बीच हुई बहस ने अब बड़े विवाद का रूप ले लिया। इसी विवाद को लेकर देहरादून से बड़ी संख्या में बजरंग दल और वीएचपी के कार्यकर्ता कोटद्वार पहुंचे और प्रदर्शन किया। इस दौरान भारी हंगामा भी हुआ।
हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए और गाली गलौज पर उतर आए। इस विवाद की शुरुआत 26 जनवरी को हुई, जब कोटद्वार की बाबा कलेक्शन दुकान के नाम पर हिंदू संगठनों ने ऐतराज जताया। हिंदू संगठनों के मुताबिक बाबा नाम धार्मिक आस्था से जुड़ा है, इसलिए दुकान का नाम बदला जाना चाहिए। अब ये विवाद सांप्रदायिक रंग ले चुका है और इलाके में तनाव का माहौल है। भारी पुलिस बल सड़कों पर तैनात है। अब बात यहां पर बिहार की करते हैं। देखिए बिहार में क्या हो रहा है, ये इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि बेगूसराय में 12 घंटे के अंदर 3 गोलीबारी की घटनाएं हुई हैं। 3 घटनाएं, वो भी सिर्फ 12 घंटे में। यहां पर बीएससी नर्सिंग छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई, राह चलती महिला की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई और इसी तरह 17 साल के छात्र को भी यहां पर गोली मारकर घायल कर दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तीनों मामलों की जांच इस वक्त पुलिस की तरफ से की जा रही है, लेकिन बिहार में किस तरीके से अपराधी जो है वो बेलगाम हो गए हैं और लगातार ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और अब ऐसी घटनाएं जो लगातार सामने आ रही हैं उसे लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। हम लोगों ने अनुसंधान स्टार्ट कर दिया है। एफएसएल की टीम मौका वारदात पे पहुंच चुकी है। हम लोगों द्वारा घटनास्थल को देखा गया और परिजनों से बात की जा रही है। सर कैसा लगा, क्या चीज से हत्या किया? खोखा पास में मिला हुआ है। असली चीज तो हम आपको पोस्टमार्टम के बाद ही स्पष्ट कारण बता पाएंगे, लेकिन प्रतीत होता है कि फायर आर्म इंजरी है। प्रथम दृष्टया तो गोली कितना गोली सर लगा है? अभी पोस्टमार्टम के बाद बहुत सारा क्लियर होगा। मामला सर क्या है, कुछ पता चला? पूर्व से बता रहे लोग विवाद था, इस संबंध में अभी अनुसंधान के बाद में और जानकारी देता है। पहचान सर किसने गोली मारा या नहीं, अभी पूरा तरह से क्लियर नहीं है। मृतक की पहचान हुई सुमन देवी नाम, पति का नाम दीपक सोरेन। और चलिए अब रुक करेंगे एक अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। तो अमेरिका और ईरान की बात लगातार ताबिशम करते आए हैं। ईरान में जिस तरीके के हालात पैदा हो गए और उसके बाद अमेरिका की तरफ से लगातार बयानबाजी नहीं रुक रही है, यहाँ पर लगातार बयानबाजी हो रही है। देखिए आप ट्रम्प भी बयान दे रहे हैं, ईरान की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं। अमेरिका के साथ बढ़ते सैन्य तनाव और युद्ध की अंदेशी के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई ने अमेरिका को अब खुली चेतावनी भी दे दी है। उन्होंने कहा है कि अमेरिकियों को पता होना चाहिए कि अगर वो युद्ध शुरू करते हैं तो इस बार ये एक रीजनल वॉर होगा। आपको ये भी बता दें कि अमेरिका के बेड़े ईरान के पास तैनात हो रहे हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप लगातार इशारा कर करके धमका रहे हैं एक तरह से ईरान को। ईरान ने यहाँ पर साफ किया है कि उसकी नजरें हैं अमेरिकी बेड़ों पर और ईरान ने यहाँ पर साफ कहा कि उसकी सेना हर हमले और पलटवार के लिए तैयार है। वहीं ईरानी सेना के जवान आज तेहरान में तमाम इमाम खुमैनी के मकबरे पर जमा हुए और ईरानी सेना के जवानों ने इमाम खुमैनी के आदर्शों के प्रति अपनी निष्ठा यहाँ पर दोहराई है। उधर ईरान इस्लामी गणराज्य के संस्थापक इमाम खुमैनी के मकबरे पे यहाँ पर ये लोग पहुंचे थे और इसी तरह ईरान जो है वो अपनी तरफ से संदेश देने की कोशिश अमेरिका को कर रहा है कि हम भी तैयार हैं। उधर मिडिल ईस्ट से इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान की धमकी पर ट्रंप ने भी जवाब दिया है। ट्रंप क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ये भी आप देखिए, भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, अब देखिए एक तरफ तो ईरान ये कह रहा है कि हमारी नजर है, लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप ये कह रहे हैं कि कुछ ही दिन में ईरान से समझौता होगा और अगर समझौता नहीं हुआ तो हमें पता चल जाएगा कि वो सही था या नहीं। अब रविवार को ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा था कि ईरान पर हुआ हमला मिडिल ईस्ट में क्षेत्रीय युद्ध को जन्म देगा, जिस पर ट्रंप ने अपना ये जवाब दिया है। अर्जुन हमारे साथ हैं। अर्जुन बताइए, किस तरह की डील का जिक्र यहां पर ट्रंप बार बार यहां पर कर रहे हैं और क्या कोई बातचीत यहां पर हो रही है ईरान अमेरिका के बीच? बिल्कुल, बैक चैनल टॉक्स अभी ऑन है जबकि हम आपको एक ब्रॉडकास्ट ला रहे हैं। रिटोरिक जो वॉर रिटोरिक है दोनों वॉशिंगटन साइड से, तेहरान साइड से हमें ये रिपीटेडली सुनने को आ रहा है कि अगर अमेरिका कोई हमला करता है तो वो रीजनल वॉर माना जाएगा। सिमिलरली ईरान की तरफ से अमेरिका बोलते आया है कि अगर ईरान कोई कदम उठाता है तो एक लार्जर कॉन्फ्लिक्ट माना जाएगा। साथ ही साथ अमेरिका की मेन डिमांड ये है कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जो लास्ट ईयर अमेरिकी बॉम्बर्स ने B-52 बॉम्बर्स ने बॉम्ब किए थे 3 फैसिलिटीज, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान का नहीं होना चाहिए। कोई जो वेपन्स आगे जाके जिससे बन सके, उस पर तेहरान का ये जवाब आया है कि हमारा ऐसे कभी कोई वेपन्स प्रोग्राम न्यूक्लियर था ही नहीं। बट उन्होंने साथ ही साथ खमेनी, जैसे आप बता रहे थे, उन्होंने फिर से ये इत्तला की है, ये वार्निंग दी है
कि पर्शियन कंट्रीज, कोई भी गल्फ कंट्रीज, बहरीन, कतर, यूएई, ऐसी किसी भी देश से अगर एक अमेरिकी अटैक के लिए उनकी धरती या उनकी सरजमीन यूज होती है ईरान पे, तो ये सीधा कॉन्फ्लिक्ट खाली ईरान अमेरिका के बीच नहीं बट सारे गल्फ नेशंस का एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट बन जाएगा। बैक टू यू। बिल्कुल अर्जुन, अब देखने वाली बात है जो बैक टॉक्स हो रही हैं उसका कितना पॉजिटिव असर दोनों देशों के हालात में देखने को मिलेगा दावेश। और ये भी महत्वपूर्ण है आयशी की जो रीजनल एक मुद्दा बनाने की बात ईरान कर रहा है, उनको पड़ोसी देशों का कितना समर्थन इसमें हासिल है। लेकिन ये धमकी एक दूसरे के बीच यहाँ पर चल रही है, इससे हालात कैसे बन गए हैं वो जरा आप देख लीजिए। एक बारूदी बेड़ा पहले ही ईरान के खिलाफ मैदान जंग में, अब दूसरा भी उसे घेरने के लिए पहुंच चुका है। लेकिन इस बार समंदर बदल गया। लाल सागर की लहरों पर यूएसएस डेलबर्ट डी ब्लैक को तैनात किए जाने का फैसला हुआ और उस पर अमल भी हुआ। कहा जा रहा है कि यह मिडिल ईस्ट में एंटर कर चुका है। नोट करने वाली बात यह है कि अब इस पूरे इलाके में एक दो कम से कम 6 विध्वंसक वॉरशिप्स पहुंच चुके हैं। इसके अलावा एक एयरक्राफ्ट कैरियर, इसके आगे चलने वाली सबमरीन मौजूद। यही नहीं, 3 और लड़ाकू जहाज, यानी कुल मिलाकर 10 वॉरशिप्स ईरान की घेराबंदी कर चुके हैं। ये अमेरिका का हाल के दिनों में अब तक का सबसे बड़ा और भीषण सैन्य जमावड़ा है। I hope they make a deal. They should have made a deal the first time they'd have a country. And just weeks ago, at a spectacular operation in Venezuela, we brought the outlaw dictator Nicolas Maduro to face American justice. तैयारी तो ईरान ने भी कर ली। उसने ऐलान किया है कि युद्ध की रिहर्सल करेगा, उस जगह करेगा जहां से दुनिया को तेल की सप्लाई होती है, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बारूद बरसेगा। इसका जवाब ये तस्वीरें भी हैं जो इराक से आ रही हैं। यहाँ इराक के लड़ाके ईरान युद्ध की तैयारी के लिए खुद को एनरोल करवा रहे हैं। दरअसल इराक के सरकार के सपोर्ट वाले 2 हथियारबंद गुटों ने अपने लड़ाकों को लामबंद करना शुरू कर दिया है। चेतावनी जारी की गई है कि अगर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कोई भी एग्रेसिव एक्शन लिया तो उसे टोटल वॉर, यानी पूरे इलाके में युद्ध की शुरुआत समझा जाएगा। दरअसल इराक में नुजाबा ग्रुप और कताइब हिजबुल्लाह एक्टिविस्ट, ये दोनों ही इराक की पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के मेंबर हैं। 2015 से 2017 के बीच पश्चिमी इराक को आईसिस से आजाद कराने में इनका अहम रोल था। लेकिन सवाल ये है कि ये ईरान की मदद क्यों करना चाहते हैं? तो इसका जवाब है सुप्रीम लीडर्स की सिक्योरिटी करने वाले ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स। अगर अमेरिका या इजराइल ईरान की संप्रभुता पर कोई भी हमला करते हैं तो यमन की सेना इसे खुद पर हमला मानेगी। लेबनान से आई ये तस्वीरें इजराइल और अमेरिका को ड्राइंग बोर्ड की तरफ दोबारा खींच ले गई, क्योंकि लेबनान से ऑपरेट होने वाला हिजबुल्लाह ग्रुप चट्टान की तरह ईरान के साथ खड़ा है। अब चेतावनी जारी की गई कि अगर अमेरिकी हमला होता है, ईरान पर बारूद बरसता तो फिर इस इलाके में ज्वालामुखी भड़क सकता है और फिर इसके बाद जो होगा उसे कंट्रोल करना किसी के बस की बात नहीं रह जाएगी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ईरान और उसके साथ इजराइल और अमेरिका के खिलाफ खड़े डटे, और कहा जा रहा है कि अगर हमला हुआ तो फिर पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं, आमने सामने की टक्कर होगी, जवाब दिया जाएगा और दुश्मन को बर्बाद करने की बातें टॉप लेवल तक हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं और मौसम की बात करते हैं। देखिए आयशी, सर्दी जाने का वक्त वैसे फरवरी में होता है, लेकिन मौसम फिर भी बदल रहा है, ठंड भी हो रही है और कैसे दिल्ली एनसीआर के आसपास कोहरा आज दिखा उसकी अब यहाँ पर बात करते हैं, आपको अपडेट देते हैं मौसम को लेकर। देखिए बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर कोहरे की चादर में लिपटा हुआ नजर आ रहा है। तस्वीर हम आपको दिखाएंगे किस तरह से कोहरे की जद में पूरा का पूरा इलाका है और इसका अलग अलग तरह से असर पड़ रहा है, क्योंकि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हुई है, इससे रेल यातायात पर असर पड़ा है। जरा तस्वीर आप देखिए,
चारों तरफ धुंधी धुंध आज नजर आई है और इससे विजिबिलिटी बहुत कम थी सुबह के वक्त में। ये नोएडा की तस्वीर आप देख रहे हैं और वो पीछे हाईवे जहां पर आपको टिमटिमाती हुई लाइटें नजर आ रही हैं, वो गुजरती हुई गाड़ियां हैं, इनको देख पाना थोड़ा मुश्किल यहाँ पर हो रहा है। और जब इस तरह का कोहरा होता है जाहिर तौर पर यातायात पर इसका असर पड़ता है। रेल हवाई यातायात इससे प्रभावित हो रहा है। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार बहुत धीमी हो गई। अब गाजियाबाद की तस्वीरें भी आप देखिए, सुबह का वक्त और सुबह के वक्त में आपको इस रोड पर आपको पूरे चारों तरफ जो है कोहरा ही कोहरा नजर आएगा। और न सिर्फ गाजियाबाद बल्कि सुबह सुबह दिल्ली नोएडा में भी जो कोई हालात हैं कुछ ऐसे ही नजर आए थे। ये तस्वीरें आप दिल्ली एम्स की यहाँ पर देखिए, जो व्यस्त इलाके हैं जहाँ पर ट्रैफिक ज्यादा होता है आमतौर पर, वहाँ थोड़ी कम धुंध दिख रही है, लेकिन धुंध यहाँ पर भी है। और जो खुले इलाके हैं खासतौर पर, वहाँ पर तो बहुत ज्यादा कोहरा आज सुबह सुबह था। यहाँ पर पल्लव हमारे साथ हैं। पल्लव, इस मौसम की तब्दीली की कोई खास वजह मौसम विभाग यहाँ पर बता रहा है, और ये क्या इसको लेकर अनुमान है आगे? देखिए ताबिश, मौसम विभाग ने पहले ही पूर्वानुमान जारी किया था और कहा था 30 तारीख को ये बताया था कि जो है 2 फरवरी तक जो है दिल्ली एनसीआर उसकी तमाम आसपास के इलाके हैं वहाँ पर जो है मौसम करवट लेता रहेगा। बारिश की अनुमान के साथ ही घना कोहरा और जो है ठंड के आसार जताए गए थे और उसकी तस्वीर हम जो है आज देखने को मिल रही है कि पूरा जो दिल्ली एनसीआर का इलाका है वहाँ पर सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है। और घना कोहरे छाने की वजह से जो है आप जो है विजिबिलिटी भी कई जगहों की देखिए एकदम डाउन हो गई। आप सड़कों पर हाल देखेंगे तो लोग अपने गाड़ियों की जो है लाइट जलाकर चल रहे हैं। अगर बात रेल यातायात की करें तो कम से कम 8 दर्जन जो ट्रेनें हैं वो इससे प्रभावित हुई हैं और वो अपने निर्धारित समय से देरी चल रही हैं। और एयरलाइंस की बात करें तो कई एयरलाइंस ने इसको लेकर जो है एडवाइस जारी की है कि अपने विमान का स्टेटस देखकर ही यात्रा करें। तो जो मौसम विभाग ने अनुमान जताया था उसकी तस्वीर दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों में उसका कितने दिनों तक असर देखने को मिलेगा, ये भी देखने वाली बात है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए इस पूरी खबर पर। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे राजस्थान की राजधानी जयपुर की, जहां पर थार का आतंक देखने को मिला है और कई लोगों को इस थार गाड़ी ने कुचल दिया है। यहाँ पर देखिए आप, संकरी गलियों में थार चालक ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने अब थार को यहाँ पर जब्त कर लिया और एक्शन इस व्यक्ति पर लिया जा रहा है। तो बड़ा अपडेट यहां पर निकल कर आया है। एक बार फिर से थार सुर्खियों में है और आईजी ये गाड़ी वैसे दिखने में लोगों को जरूर आकर्षक लगे, लेकिन जिस तरह के मामले इस गाड़ी को चलाने वालों के यहां पर सामने आते हैं वो निश्चित तौर पर लोगों के मन में सवाल खड़े करते हैं कि आखिर इस गाड़ी के साथ ही इस तरह की बातें यहां पर क्यों देखने को मिलती हैं। ये ताजा मामला है। देखिए आप किस तरह से ये व्यक्ति यहां पर इस गाड़ी को लेकर सकरी गली में घुस जाता है और उसके बाद कई लोगों को यहां पर ये टक्कर मार देता है। ये देखिए आप। ताबिश, ये पहला मामला नहीं है जयपुर की। अगर मैं बात करूं तो आए दिन जो है पिछले कई दिनों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जहां रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है और ये जो रफ्तार का कहर है कई लोगों की जान पर भी भारी पड़ गई है, लेकिन बावजूद इसके लोगों में कोई डर नहीं देखा जा रहा है। अब एक खबर आपको लखनऊ से हम दिखाते हैं। लखनऊ में मड़ियाओं इलाके में रेस्टोरेंट कर्मी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और ये वजह इसकी कुछ ऐसी थी आयुषी के कोई भी इसको अगर जानेगा तो जाहिर तौर पर भावुक करने वाली भी है और बहुत हैरान करने वाली भी। बिल्कुल, अब देखिए मृतक ने एक सुसाइड नोट छोड़ा और उसमें उसने बताया कि वो 500 रुपए का हिसाब अपने मालिक को नहीं दे सका, जिसके बाद मालिक ने उसे चोर कह दिया और इसी से आहत होकर उसने सुसाइड कर लिया। रेस्टोरेंट के फर्स्ट फ्लोर के बैंक्वेट हॉल में फंदे से झूलता मिला शव। पुलिस को अंशु की जेब से सुसाइड लेटर मिला जिसमें उसने मौत की वजह बताई है। सुसाइड लेटर में लिखा कि मेरी मां का ख्याल रखना, मैं 500 रुपए का हिसाब नहीं दे पाया, इसलिए मालिक ने चोर समझा, लेकिन मैं चोर नहीं हूं। सुसाइड नोट के मुताबिक अंशु गुड ब्रेकली का कर्मचारी था। हिसाब में 500 की गड़बड़ी मिली तो उसने गलती छुपाने के लिए झूठ बोला, जिसके बाद मालिक ने सबके सामने अंशु को डांट लगाई। बेइज्जती से आहत होकर और चोरी का इल्जाम लगने से उसने सुसाइड नोट लिखा और फांसी लगा ली। अंशु ने सुसाइड नोट में अपने साथ हुए पूरे मामले का जिक्र किया और आगे लिखा कि वो मालिक के लिए ईमानदार था, लेकिन चोरी का आरोप वो सहन नहीं कर सका। उसने कहा कि मेरी मां का ख्याल रखना, मैं चोर नहीं हूं।
और चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर खेल से जुड़ी हुई आपको बता दें, T20 वर्ल्ड कप पर बीसीसीआई सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है कि 15 फरवरी को श्रीलंका टीम इंडिया जाएगी। श्रीलंका में भारत पाकिस्तान मैच होना था। निर्धारित कार्यक्रम के हिसाब से टीम इंडिया तो जाएगी ताबिश, लेकिन पाकिस्तान के आने पर सस्पेंस अभी तक बना हुआ है। बिल्कुल, अब से थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कैसे पाकिस्तान इस बात को कहता हुआ नजर आ रहा है कि वो भारत के साथ इस वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगे। ये मुकाबला श्रीलंका में होना था। अब भारत की तरफ से ये बात साफ की गई है कि हमारी टीम जाएगी वहां पर जैसे कार्यक्रम था, क्योंकि हम तमाम प्रोसीजर्स को फॉलो करेंगे। अब पाकिस्तान को जो करना है वो करे, वो उनकी मर्जी है। टीम इंडिया आईसीसी के सभी प्रोटोकॉल का पालन करेगी। मैच रेफरी के मैच रद्द करने के ऐलान का इंतजार करेगी टीम इंडिया। बिल्कुल, अब ये मैच का क्या हाल होता है, अब ये रद्द होता है या जो पाकिस्तान है वो खेलने के लिए आता है, क्योंकि जिस तरीके से तेवर दिखा रहा है ताबिश पाकिस्तान, सरकार फैसला ले रही है कि पाकिस्तानी टीम नहीं जाएगी, लेकिन पीसीबी को अभी कोई अंदाजा नहीं है और पीसीबी की तरफ से आज शायद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसे लेकर की जाएगी। और हो सकता है उसमें कुछ और ही बात यहाँ पर कह दें, क्योंकि अभी देखा आयुषी, आपने मीडिया की हमने बातचीत उनकी दिखाई, उनका मीडिया कह रहा है तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली हरकतें कर रहे हैं ये कि आप वर्ल्ड कप में अपने आप को बाहर नहीं कर पाए, वहां पर जुर्माना भरने की आपकी हिम्मत नहीं है, तो आप कह रहे हैं इंडिया से मैच नहीं खेलेंगे। आगे बढ़ते हैं और एक और मामला आपको नोएडा से हम दिखाते हैं जो देखकर आपको हैरानी भी होगी और आपको गुस्सा भी आएगा कि किस तरह की हरकतें यहां पर लोग करते हैं। नोएडा में सरेआम युवती से छेड़खानी की गई है। नोएडा के पार्थला पुल की घटना है। यहां पर आरोपी ने दूसरी कार में बैठी महिला को अश्लील इशारे किए। आरोपियों ने महिला की कार का काफी देर तक पीछा किया। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने इस पर एक्शन लिया है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके वीडियो में दिख रही गाड़ी को भी जब्त कर लिया है। फेज 3 पुलिस थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। अब देखिए, लाल रंग की गाड़ी, इसमें ये लड़का जो आगे की सीट पर गाड़ी को जो है ड्राइव करता हुआ नजर आ रहा है, वो गाड़ी ड्राइव भी कर रहा है और दूसरी गाड़ी में बैठी जो महिलाएं हैं उन्हें अश्लील इशारे करते हुए भी नजर आ रहा है। आप देखिए, लड़की की तरफ से वीडियो बनाया जा रहा है, लेकिन फिर भी ये रुक नहीं रहा है। कर रखी है भाई ने। चलिए आगे लेके नंबर प्लेट ले। हमारे साथ है फैमिली, ये गाड़ी नंबर है। ठीक है जी, ये बदतमीजी कर रहा है। ये रहा गाड़ी नंबर, लेडीज बैठी हुई है गाड़ी में। आगे बढ़ते हुए खबर आपको झारखंड से दिखाते हैं। देखिए, झारखंड के रांची में बिरसा मुंडा अंतर्राज्यीय बस स्टैंड पर खड़ी 6 बसों में अचानक से आग लग गई। बिल्कुल, फायर ब्रिगेड और पुलिस ने आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन जब लोगों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि आग अचानक नहीं लगी। रांची में बिरसा मुंडा अंतर्राज्यीय बस स्टैंड पर रविवार को अचानक अफरा तफरी मच गई। बस स्टैंड की पार्किंग में अपनी बारी का इंतजार कर रही कुछ बसों में अचानक जलने लगी। धीरे धीरे 6 बसें इस आग की चपेट में आ गई। आग से बस के अंदर लगभग सब कुछ जलकर खाक हो गया। पुलिस को घटना की जानकारी दी गई और कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंच गई। कुछ ही देर में आग पर काबू भी पा लिया गया, लेकिन जब पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। चश्मदीदों ने बताया कि ये आग अचानक नहीं लगी थी, बल्कि लगाई गई थी। लोगों ने पुलिस को बताया कि कुछ अज्ञात लोगों ने बसों को आग के हवाले किया। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है ताकि आगजनी करने वालों का पता लगाया जा सके। और आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे मथुरा की, जहां आज से बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिलेगी। 9 सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर 300 निर्माण पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल सकता है। अतिक्रमण हटाया इन इलाकों से जाएगा। बिल्कुल, बड़ा एक्शन यहाँ पर होना है और ये सब हाई कोर्ट के निर्देश पर यहाँ पर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। 9 सेक्टरों में 300 निर्माण यहाँ पर हटाने की तैयारी प्रशासन कर रहा है और इन पर बाकायदा निशान ये लगा दिए गए हैं। तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं जिसमें कई मकान भी यहाँ पर शामिल हैं। अब किस तरह की कार्रवाई है, कैसे यहाँ पर जो लोग हैं उनका यहाँ पर इस मामले को लेकर कहना है, वो सब आपको दिखाता है। मथुरा के ऐसे 261 घरों पर सिंचाई विभाग ने निशान लगाया है। ये निशान ये बताने के लिए लगाया गया है कि ये सभी घर अवैध निर्माण के तहत बने हैं। इन सभी घरों को हाई कोर्ट के आदेश पर नोटिस भी दिया गया है, जिससे साफ है कि जल्द ही इन घरों पर बुलडोजर एक्शन होगा। लेकिन इस कार्रवाई से यहाँ के लोग गुस्से में हैं और परेशान हैं। इनका कहना है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। जब वे कई दशकों से हाउस टैक्स
बिजली बिल देते आ रहे हैं तो उनके मकान अवैध कैसे हैं? करीबन 50-60 साल हो गई हमें यहाँ पर। हमारे पापा मम्मी सब यहीं पे रहते थे। कम से कम 3-4 पीढ़ी बीत गई हमारी यहाँ पे। कहाँ जाएंगे बच्चे ने लेकर, हम पे तो कहीं जगह भी ना। अपनी परेशानी को लेकर यहाँ के लोगों ने एक बैठक की जिसमें उन्होंने आगे की रणनीति बनाई। वहीं प्रशासन अवैध बने इन घरों के ध्वस्तीकरण की योजना बना रहा है। इसके लिए पूरे क्षेत्र को 10 सेक्टर में बांटा गया है। और चलिए इसी रिपोर्ट के साथ आगे बढ़ते हुए अब आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। T20 वर्ल्ड कप का मैदान छोड़कर भागा पाकिस्तान। भारत के खिलाफ मैच खेलने से किया इनकार। आईसीसी ने कहा अगर पाकिस्तान नहीं खेलता है तो ये खेल भावना के खिलाफ है। हमें पाकिस्तान के आधिकारिक बयान का इंतजार। अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा भारत। 253 रनों का लक्ष्य का पीछा कर रहे पाकिस्तान की टीम 194 रनों पर ढेर हो गई। वेदांत ने खेली 68 रनों की पारी। रोहित शेट्टी के घर फायरिंग मामले में गिरफ्तार 4 आरोपी। 5 फरवरी तक पुलिस रिमांड में। कल रात रोहित के घर पर हुई थी 5 राउंड फायरिंग। सीसीटीवी में दिखा हमलावर। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में 2 समुदाय में हिंसक झड़प। उपद्रवियों ने जमकर की तोड़फोड़, घरों में गाड़ियों में लगाई आग। हालात काबू में करने गए 6 पुलिस वाले घायल। मुख्य आरोपी आरिफ सहित 2 अन्य आरोपी गिरफ्तार। उत्तराखंड के रुड़की में रविदास जयंती की शोभा यात्रा समापन के बाद बवाल। 2 पक्षों में हिंसक झड़प, फायरिंग में 2 की मौत। लोकसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा। बीजेपी की तरफ से सर्बानंद सोनोवाल चर्चा की शुरुआत करेंगे। 2 बजे के करीब राहुल गांधी रखेंगे अपना पक्ष। 4 फरवरी को पीएम मोदी देंगे जवाब। एसआईआर पर अपनी शिकायतों को लेकर आज मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलेंगी ममता बनर्जी। शाम 4 बजे होगी मुलाकात। टीएमसी का आरोप एसआईआर के बहाने आयोग बंगाल में एनआरसी लागू कर रहा है। ईरान की धमकी पर ट्रंप का पलटवार। कहा उम्मीद है हमारी डील होगी। अगर डील नहीं हुई तो पता चलेगा कि वो सही थे या नहीं। खamenei ने कहा कि अगर अमेरिका दोबारा जंग छेड़ता है तो ये आग पूरे पश्चिम एशिया को अपनी चपेट में लेगी। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद आज कोहरे की मार। सड़क, रेल, हवाई यातायात पर असर। उत्तर भारत के कई शहरों में कोहरा और ठिठुरन भरी ठंड। और चलिए उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी सरकार का एक बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। यहां पर आपको बता दें कि कई जो कर्मचारी हैं उन्होंने संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया था और सरकार के निर्देश के बावजूद उन्होंने ब्यौरा नहीं दिया। ब्यौरा न देने पर सरकार ने कार्रवाई की है। सैलरी इन तमाम अधिकारियों की, कर्मचारियों की रोक दी गई है। तो देखिए सरकार चाहती है कि पारदर्शिता यहां पर आए। जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी संपत्ति का ब्यौरा इसीलिए यहां पर मांगा गया था ताकि ये पता चल पाए कि किस तरह की संपत्तियां इनके पास हैं। कहीं कोई अनियमितता तो इसमें देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन सरकार के निर्देश के बावजूद भी ब्यौरा कई सारे कर्मचारियों ने नहीं दिया और उसके बाद अब ये एक्शन यहां पर लिया गया है सरकार की तरफ से और आदेश दिया गया है कि जब तक ये कर्मचारी अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं देते हैं तब तक उन्हें सैलरी नहीं दी जाएगी। और ये माना जा रहा है कि सभी कर्मचारी अब सरकार के एक्शन के बाद जल्दी अपनी संपत्ति का ब्यौरा सरकार को देंगे। तो 68,000 कर्मचारी ऐसे बताए जा रहे हैं ताबिश जिनकी सैलरी रोक दी गई है क्योंकि ब्यौरा नहीं दिया। और इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे सरकार जो है वो सख्त है भ्रष्टाचार के खिलाफ। प्रदेश में लगातार जो है वो एक्शन देखने को मिल रहा है और पहले ही इन कर्मचारियों को कहा गया था कि आप अपनी संपत्ति का ब्यौरा दीजिए और अगर आप संपत्ति का ब्यौरा नहीं देंगे तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और वो एक्शन अब सरकार ने लिया भी है। इन कर्मचारियों की जो सैलरी है वो रोक दी गई है। हालांकि अब ये भी कहा गया है कि जल्द जो है ये कर्मचारी जिनकी सैलरी रोक दी गई है वो जल्द अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे यहां पर और उसके बाद जो सैलरी है उन्हें दे दी जाएगी। अजय हमारे साथ हैं। अजय, सरकार अगर कुछ कह रही है कर्मचारियों से और वो उसको नहीं मान रहे हैं, ये बड़ा हैरान करने वाला मामला है। 68,000 ऐसे कर्मचारियों जिन्होंने ब्यौरा नहीं दिया। बताइए क्या क्या ब्यौरा यहाँ पर मांगा गया था सरकार की तरफ से और अब क्या एक्शन यहाँ पर लिया जा रहा है इस मामले में?
तो देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से जुड़ा हुआ ये मामला था। इससे पहले जो हायर ब्यूरोक्रेट्स थे, हायर अथॉरिटी के ब्यूरोक्रेट्स थे, उनसे जुड़ी ट्रांसपेरेंसी के फैसले तो हो चुके थे, एग्जीक्यूशन हो चुका था। अब जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनसे जुड़ी ये जानकारी थी, मुख्यमंत्री की तरफ से, मुख्यमंत्री और कार्यालय की तरफ से निर्देश दिए गए थे और लगातार रियायत भी दी जा रही थी। समय सीमा पहले तय की गई थी, फिर उसको एक्सटेंड किया गया, फिर एक्सटेंड किया गया। जो कर्मचारियों की यूनियन है उनकी तरफ से कहा गया कि कई जो 4th ग्रेड कर्मचारी हैं, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, वो इतने स्किल्ड नहीं है कि ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर जानकारी दे सके, उससे जुड़ी व्यवस्था भी की गई। अब इसके बाद भी जो लोग रह गए थे उनमें से तमाम हम देख रहे हैं कि नंबर है जिनके वेतन को रोका गया है। इसका जो तकनीकी पक्ष है वो ये है कि उनको फिर देखने की वाली बात रहेगी, क्या सरकार समय सीमा को बढ़ाकर कुछ दिनों में तनख्वाह देकर उन्हें फिर समय देगी कि वो इन जानकारियों को साझा करें। ट्रांसपेरेंसी और जो आय से अधिक संपत्ति के मामले हैं, वेतन से जुड़े मामले हैं, उनकी जानकारियों की क्लैरिटी के लिए ये फैसला सरकार की तरफ से लिया गया। बहुत शुक्रिया अजय आपका इस सब जानकारी के लिए। अब देखिए कब तक ये जो कर्मचारी हैं वो ब्यौरा अपना देते हैं और इस मामले में आगे यहाँ पर क्या होता है, लेकिन बड़ा अपडेट है उत्तर प्रदेश से ये। बहुत शुक्रिया अजय आपका इस सब जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की और SIR मामले की, जिसको लेकर सियासत भी खूब हुई आयशी और अब ममता बनर्जी खुद दिल्ली में इस मामले को उठाने के लिए। देखिए बंगाल में SIR को लेकर ये बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है कि मुख्य चुनाव आयोग से ममता बनर्जी मुलाकात करेंगी और शाम 4 बजे उनकी मुलाकात हो सकती है। SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी ममता बनर्जी पहुंच चुकी हैं। CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ याचिका दायर की है और आज मुलाकात होनी है मुख्य चुनाव आयुक्त से, क्योंकि जब से SIR आया है ताबिश, और सबसे ज्यादा जो विरोध है इसका हमने पश्चिम बंगाल में ही देखा है, क्योंकि ममता बनर्जी का यह कहना है आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने हैं पश्चिम बंगाल में, तो विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए जो SIR की प्रक्रिया है उसकी शुरुआत की गई है और सरकार पर उन्होंने आरोप लगाया है, इलेक्शन कमीशन पर उन्होंने आरोप लगाया है। इसे लेकर आज वो दिल्ली में है, सुप्रीम कोर्ट भी वो चली गई है। शाम 4 बजे वो चुनाव आयुक्त से मुलाकात करेंगी। तो किस तरीके से बढ़ चढ़कर जो विरोध है ममता बनर्जी SIR का कर रही है वो देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक जो विरोध है वो ममता बनर्जी की तरफ से अब दर्ज करवाया जा रहा है। और देखिए SIR के मुद्दे को लेकर कई गंभीर आरोप भी ममता बनर्जी यहां पर लगा रही हैं। माइक्रो मैनेजमेंट को लेकर उनकी शिकायतें हैं कि उससे जो वोटर हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। कई लोगों की इस दौरान जान चली गई है, उसको लेकर वो चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहरा रही है कि लोग इस तनाव में हैं कि उनका कहीं नाम ना कट जाए वोटर लिस्ट से, इसलिए जो है वो कई लोगों की यहाँ पर मौत हो गई है। ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर ममता बनर्जी लगातार सवाल खड़े कर रही हैं और गंभीर आरोप उनका ये भी है कि SIR के बहाने NRC लागू करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। अब क्या होता है इसमें ये यहाँ पर देखना होगा। बहरहाल एक तरफ कोर्ट में ये मामला है, सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई होगी तो किस तरह से पक्ष यहाँ पर रखे जाते हैं वो भी महत्वपूर्ण होगा। दूसरी तरफ CEC ज्ञानेश कुमार से मुलाकात ममता बनर्जी यहाँ पर करेंगी, उससे पहले भी पत्राचार वो कर चुकी है चुनाव आयोग के साथ। अब मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ इस मुलाकात में क्या अपडेट आता है वो यहाँ पर देखना होगा। बिल्कुल, और जैनेंद्र हमारे सहयोगी इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे। जैनेंद्र, पश्चिम बंगाल से दिल्ली तक SIR का विरोध कर रही हैं ममता बनर्जी। आज कई कार्यक्रम है जहां वो मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात भी करने वाली हैं और इस पूरे मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में वो पहुंच गई हैं, और क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, दिल्ली के दौरे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंच चुकी हैं। कल शाम वो दिल्ली आई और आज बहुत ही अहम एक मुलाकात उनकी होनी है मुख्य चुनाव आयुक्त से। वो मिलेंगी, शाम 4 बजे का वक्त है। और इसके अलावा ममता बनर्जी अपने साथ कई ऐसे लोगों को भी लेकर आई हैं जिनके बारे में तृणमूल कांग्रेस सूत्रों का दावा है कि ये वो लोग हैं जो SIR की विसंगतियों के कारण जिनका नाम वोटर लिस्ट से कट गया है। और यही आरोप भी है ममता बनर्जी का, तृणमूल कांग्रेस का, कि कई लोगों के नाम जो है वो वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं SIR प्रक्रिया के जरिए। इसी शिकायत को लेकर के ममता बनर्जी दिल्ली पहुंची हैं। वो मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात करेंगी, उनके सामने ये सारी बातें रखेंगी। और इसके अलावा हालांकि वो कार्यक्रम अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले SIR मामले की जो सुनवाई चल रही है अलग अलग मामलों में, उसमें से पश्चिम बंगाल का एक मामला जो है उस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी रहना चाहती हैं। 3 या 4 तारीख को वो मामला है, हालांकि अभी तक वो ऑफिशियल नहीं है। और आज शाम मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात से पहले संसद भवन भी ममता बनर्जी के आने का कार्यक्रम बताया जा रहा है, जिस दौरान वो अपने पार्टी के सांसदों और संभव है जब संसद में वो होंगे कुछ और अपोजिशन पार्टीज के नेताओं से मुलाकात कर सकती हैं। तो काफी कुछ है हलचल के तौर पर जो आज दिख सकता है इस मामले को लेकर। बहुत शुक्रिया जैनेंद्र आपका इस सब जानकारी के लिए। अब देखिए ममता बनर्जी इस मामले को दिल्ली में किस तरह से यहाँ पर उठाती हैं, क्योंकि इस पर कई बयानबाजी हम देख चुके हैं बीते वक्त में और एक सियासी मुद्दे के तौर पर इस मसले को यहाँ पर देखा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, देखिए अब पश्चिम बंगाल के बाद महाराष्ट्र की
करते हैं, वहां पर भी सियासत काफी गरमाई हुई है, क्योंकि अजीत पवार की मौत के बाद लगातार ये कहा जा रहा था कि एनसीपी का विलय हो जाएगा। इन सवालों के बीच शनिवार को सुनेत्रा पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली है। लेकिन सियासी हलचल यहां पर थमी नहीं है। सियासी हलचल के बीच संजय राउत ने एक बड़ा बयान यहां पर दे दिया है। राउत ने शरद पवार के उस बयान का समर्थन किया है जिसमें उन्होंने सुनेत्रा की शपथ को लेकर सवाल उठाए थे। मी सुनेत्रा अजित पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करते की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे। सुनेत्रा अजित पवार महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम बन गई, लेकिन सवाल ये है कि एनसीपी का क्या होगा। चाचा और भतीजे की पार्टी के विलय का जो सवाल कल तक पूछा जा रहा था, अजित पवार के निधन के बाद उसका जवाब क्या है? इंडियाच्या सोबत आम्ही आहोत। एनडीए में रहने का हमारा निर्णय कायम है और हम इस पर अड़िग रहेंगे। मैंने विलय को लेकर एक भी वाक्य नहीं बोला है। हमारी भूमिका पूरी तरह स्पष्ट है। एनसीपी को दादा अजित पवार ने खड़ा किया है। एनडीए में जाने का निर्णय सामूहिक था, जिस पर जनता ने भी मुहर लगाई है। आमची मूळ विचारधारा धर्मनिरपेक्ष विचारधारा। अजित पवार के बेहद करीबी रहे सुनील तटकरे साफ कह रहे हैं कि एनसीपी को दादा अजित पवार ने खड़ा किया। एनडीए में जाने का निर्णय सामूहिक था, जिस पर जनता ने भी मोहर लगाई है, इसलिए एनडीए छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन एनसीपी के मामले में आगे बढ़कर उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से एक बयान दिया गया। संजय राउत क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। मैं मोदी जी का अभिनंदन इसलिए करूंगा कि अब तक मोदी जी और अमित शाह जी जब भी महाराष्ट्र में आए या किधर भी जाए तो परिवारवाद के बारे में ज्यादा बात करते। ये उसका परिवारवाद, उसका क्या है ना, घरानेशाही, चाहे ठाकरे जी का परिवार हो या और किसी का परिवार हो, विलासराव देशमुख जी का परिवार हो। तो पहली बार मैं ये मानता हूँ कि सुनेत्रा पवार जी को अभिनंदन करके मोदी जी ने इस आरोपों से मोक्ष प्राप्त कर लिया है। दरअसल संजय राउत शरद पवार के उस बयान को याद दिला रहे हैं जिसमें उन्होंने सुनेत्रा पवार को अजित पवार की जगह पार्टी का नेता चुने जाने पर नाराजगी जताई थी। पार्टी ने तय किया होगा, कुछ लोगों का नाम आया है, जैसे प्रफुल्ल पटेल, जैसे तस्करे, तो उन्होंने यही सोच लिया चलिए इनके पार्टी ने इंटरनल कुछ न कुछ तय किया होगा। अब एनसीपी का विलय हो या ना हो, लेकिन इस मामले में उद्धव ठाकरे की पार्टी का आगे बढ़कर बोलना और शरद पवार की तरफदारी करना क्या संकेत देता है? क्या महाअघाड़ी को इस बात का डर है कि एनसीपी के दोनों धड़े नहीं मिले तो उसे नुकसान होगा? और चलिए आगे बढ़ते हुए बात करेंगे बजट की। संसद में आज बजट पर चर्चा होने वाली है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। चर्चा के लिए कुल 18 घंटे का जो समय है वो तय किया गया है। 2, 3 और 4 फरवरी को इस पर चर्चा की जानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 फरवरी को चर्चा में जवाब देंगे और आज राहुल गांधी दोपहर बाद अपनी बात यहां पर इस मामले पर रख सकते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद ये धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा यहां पर की जानी है। हालांकि इसमें भी आप देखिए कई सारे मुद्दों का जिक्र हो सकता है। हालांकि बजट को लेकर चर्चा थोड़ी बाद में वहां पर होनी है, लेकिन आज यहां पर राहुल गांधी बोलेंगे और उसके बाद फिर 4 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी अपना जवाब देंगे। 4 फरवरी का वो समय होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा का जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले आज का दिन भी काफी खास है, क्योंकि आज विपक्ष की तरफ से जो कई नेता हैं वो भी आज अपनी बात रखेंगे। राहुल गांधी भी उसमें शामिल है और कई ऐसे नेता हैं जिन्हें आज समय दिया गया है अपनी बात रखने का। 18 घंटे का जो समय है वो चर्चा के लिए तय किया गया है। 2, 3 और 4 फरवरी को चर्चा होगी। 4 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है चर्चा का जवाब देंगे। तो देखिए काफी वक्त यहाँ पर होगा, 18 घंटे बकायदा हैं और 3 दिन का वक्त है जहाँ पर तमाम जो सांसद हैं वो इस मामले पर अपनी राय यहाँ पर रखेंगे। तो उम्मीद है कि विस्तार से यहाँ पर इस विषय पर यहाँ पर चर्चा होगी संसद में।
अब आगे बढ़ते हैं और उत्तर प्रदेश से आपको एक और बड़ी खबर हम दिखाते हैं। देखिए आप, यूपी में रडार पर है संदिग्ध मदरसे, किस तरह से इन पर एक्शन लेने की तैयारी हो रही है। मदरसों की विदेशी फंडिंग की अब जांच तेज की जाएगी। मदरसों के निर्माण लागत में किस तरह से पैसों का इस्तेमाल किया गया, कहां से वो फंडिंग हुई, अब इस सब की पड़ताल करने की तैयारी की जा रही है। बिल्कुल, अब देखिए फंडिंग से जुड़े जो सोर्स है उनकी भी जांच होगी। जिलों को रिपोर्ट भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं। अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं कि जो भी फंडिंग मदरसों के निर्माण के लिए होती है, मदरसों को चलाने के लिए होती है, उनकी जांच की जाए। और ये जिम्मेदारी दी गई है अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को। ये आदेश जारी कर दिए गए हैं कि जल्द से जल्द जो ये जांच है इसे तेज कर दिया जाए और जो निर्माण की लागत है मदरसों की तमाम जिलों में उसकी पड़ताल की जाए। फंडिंग कहां से मिल रही है तमाम मदरसों को, उसके जो सोर्स है उसकी भी जांच की जाए, क्योंकि इससे पहले कई ऐसे मामले सामने आए थे जहां पर विदेशों से फंडिंग होती थी मदरसों में, और उसे लेकर अब सरकार ने ये बड़ा आदेश दे दिया है। अजय इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। अजय, और क्या जानकारी है इस आदेश को लेकर? मदरसों से जुड़े मामले में लगातार प्रदेश की अलग अलग एजेंसियां जांच कर रही थी कि जो इनके रेवेन्यू पैटर्न है, जो इनकी मनी रिसीविंग रिसोर्सेज पैटर्न है, उनको फॉलो किया जा रहा था कि कहां से इनको इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज मिलते हैं। उसको लेकर ताबड़तोड़ एक्शन था। और हमने ये भी देखा कि देश की सीमाओं से लगे जितने भी जिले थे उत्तर प्रदेश के, वहां पर बड़े पैमाने पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला, अवैध रूप से बने बुलडोजरों पर एक्शन देखने को मिला। और अब ये नया प्रोसेस और नई कार्रवाई है। इनके जो फाइनेंशियल ट्रेल है उन्हें फॉलो लगातार कर रही है प्रशासन, लगातार डिटेल्स उनके फाइनेंशियल ट्रेल को लेकर कर रही है। और अब इस कार्रवाई के जरिए कोशिश ये है कि जो इलीगल तरीके से मदरसे चलते हैं, जिनकी कोई व्यवस्था नहीं है, जिनकी शिक्षा से जुड़ी जानकारियों का अभाव है और जो अपने इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करते, उनके ऊपर इस एक्शन के जरिए कार्रवाई करने की तैयारी है। बहुत शुक्रिया आपका अजय सब जानकारी के लिए। तो अब देखिए फंडिंग को भी यहाँ पर तलाशा जाएगा कि किस तरह से पैसे यहाँ पर इकट्ठा किए गए इस तरह के कंस्ट्रक्शन करने के लिए। तमाम चीजें हैं जो अब निगाह में है सरकार की। आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ा अपडेट आपको दें। 4 शहरों से देखिए आग लगने की खबरें सामने आई हैं, जिसमें गाजियाबाद में एक हादसा हुआ जहां पर दुकान में भीषण आग लग गई। इसके अलावा वडोदरा में रोड पर केमिकल से भरे हुए ट्रक में भीषण आग लगने की खबर सामने आई। रांची के खादगढ़ा बस स्टैंड में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब वहां खड़ी 6 बसें अचानक आग के हवाले हो गई और कानपुर के सचिंडी कस्बे में कूड़े के ढेर में आग लगने के दौरान हादसा हो गया। आग की चपेट में आकर 4 बच्चे जो हैं वो बुरी तरह से झुलस गए हैं। तो शहर शहर आग का कहर देखने को मिल रहा है। 4 तस्वीरें आपके सामने। यूपी में आप देखिए दुकान में आग लग गई, गाजियाबाद की तस्वीरें हैं और वडोदरा गुजरात की तस्वीर देखिए, चलते ट्रक में अचानक से आग लग गई। रांची में एकाएक करते देखते देखते इन बसों में आग लग गई है। 6 बसें जो है आग की चपेट में आ गई और कानपुर में एक कूड़े के ढेर में अचानक से आग लग गई, जिसकी चपेट में आने से 4 बच्चे हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। ये जो खड़े पैर मारते लाइट चली गई। अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। इस बार क्या बयान दिया है इन्होंने वो आप देख लीजिए यहाँ पर, क्योंकि ये भी अब बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ। दरअसल बांदा में उन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का एक तरीका बता दिया, लेकिन इसके साथ ही अपने खास अंदाज में कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे वाला नारा भी दोहरा दिया। बरेली के मौलाना अब बाबा बागेश्वर की बातों से भड़के हुए हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कटने की बात क्यों कर रहे हैं? एक दूसरा मजहब है हलीउल्लाह। बाबा बागेश्वर को दंगे का खतरा क्यों दिख रहा है? कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, किसे कह रहे हैं? भगवान करे चलाने पर कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। इन सारे सवालों के जवाब देंगे, लेकिन पहले बता दें कि बरेली के मौलाना हाथ धोकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पीछे पड़ गए हैं। उन्हें चेतावनी दे रहे हैं। इस्लाम की ताकत क्या है ये भी बता रहे हैं। पंडित जी सुन लीजिए, मुसलमान आपकी बातचीत से, आपके डायलॉग से घबराने वाला नहीं, परेशान होने वाला नहीं, डरने वाला नहीं है। मुसलमान बहादुर कौम है। मुसलमान डटकर मुकाबला करना जानता है। अब आपको बाबा बागेश्वर से बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी की इस नाराजगी की वजह भी बता देते हैं।
लेकिन पहले इस मामले का बैकग्राउंडर समझ लीजिए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सदर विधायक के बुलावे पर बांदा पहुंचे। भगवान शंकर कैलाशेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर में चल रहे सुंदर कांड पाठ में शामिल हुए। इसके बाद हिंदू राष्ट्र पर अपनी अवधारणा सामने रख दी। हिंदू एक बात हमारी नोट कर ले, मुसलमानों को गालियां देकर के भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। हिंदुओं को अपनी कुरीतियां सुधारनी पड़ेगी, तभी भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का एक उपाय है, पूछो क्या? जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू। सनातन और हिंदू राष्ट्र, इन दोनों मुद्दों पर खुलकर बोलने वाले बाबा बागेश्वर ने पहले हिंदुओं को जाति तोड़ो का मंत्र दिया और अगले ही पल किसी का नाम लिए बिना अपने खास अंदाज में बयान का तीर चला दिया। अब एक दूसरा मजहब है हलीउल्लाह वाला, तो उनके में तो कटमा ही कटमा है। अब जहाँ देखो वहाँ कटमा, भगवान ने बचा, भगवान करे। अब हम कुछ बोलना नहीं है, नहीं तो वही दंगा हो जाए, और हो भी जाए तो हमारे पास ठकड़ी हल्का बोलते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यही नहीं रुके, 3 तलाक का जिक्र किया और फायदे में रहने के लिए किसे कैसे रहना होगा ये भी बता दिया। एक वो है, उनके यहाँ तो साफ, उनके यहाँ 3 बार कह दे तलाक हो गया, और 3 बार कह। हमारे यहाँ तो जब तक 20-25 केस ही ना कोर्ट में हो जाए तब तक नहीं। लेकिन उनसे कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है, उनका अपना अपना है, भगवान करे चला रहे, पर कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने किसी का नाम बेशक नहीं लिया, लेकिन इशारा किधर था ये समझना मुश्किल भी नहीं रहा। जवाब में बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने बाबा बागेश्वर को इस्लाम का इतिहास पढ़ने की सलाह दी और मजहब के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी का इल्जाम भी लगा दिया। आपने मजहब इस्लाम के खिलाफ अब शब्द बोले हैं, इसका जवाब भारत के करोड़ों मुसलमान देना जानते हैं। और इस्लाम की तारीख आप पढ़िए, इस्लाम को जब जब दबाया गया और जितना इस्लाम पर जुल्म ज्यादती की गई, उस वक्त इस्लाम नए निराले अंदाज में उभर करके आया है। बाबा बागेश्वर शहर शहर घूमते हैं, हर सभा में सनातन और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। बाबा तो अपनी बात कहकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उनके बयान अक्सर नए विवाद का सूत्रपात जरूर कर देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।